चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जनगणना वाला टॉपिक होने वाला है। आपको पता है कि हम सेंसस पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सेंसस की क्लास आज से आपकी शुरू होगी। मेरे दोस्त, शनिवार को आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपका टेस्ट जो है वो अच्छा गया होगा। एक बार जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सुनीता जी, अनूप, नरपाल, रामकिशन, अश्विनी, विपिन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बाकी लोग भी जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। कल आपकी क्लास नहीं होने का केवल और केवल एक ही कारण है, कल मेरी मैराथन थी बेटा, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, कल आपकी क्लास इसी वजह से नहीं हुई थी। चलिए, तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। करें शुरुआत आज की इस कक्षा की। तो जनगणना वाला टॉपिक हमें शुरू करना है। चलिए भाई, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाओ, है ना। बहुत ही बढ़िया, शुरुआत करते हैं। सर जी, तूफान और बारिश आ गई। हाँ, हम भी तो आ गए, तूफान और बारिश के साथ हम भी आ गए। चलो, जनगणना की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं जनगणना, जनता की गणना। लेकिन इस जनगणना में केवल जनता की गणना नहीं हुई है, इसमें घरों की गणना भी हुई है ना। जनगणना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंसस के नाम से आप इसे जानते हैं, सेंसस। सेंसस के नाम से आप इसे जानते हैं, सेंसस बोल देते हैं इसको। तो जनगणना या सेंसस आप इसे कहते हैं। जनगणना होती क्या है? तो जनगणना का मतलब ये होता है कि किसी एक विशेष समयावधि में या निश्चित समयावधि में मेरे साथियों, लोगों की संख्या जो है वो कितनी है, इसका सरकारी अनुमान जनगणना कहलाता है। तो मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं ये बताऊंगा, किसी निश्चित समय अवधि में, किसी निश्चित समय अवधि में, किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या का सरकारी अनुमान, लोगों की संख्या का सरकारी अनुमान, सरकारी अनुमान क्या कहलाता है मेरे साथियों? जनगणना कहलाता है। कि वहां पर कितने लोग हैं, इसका एक अनुमान मेरे साथियों, सरकारी अनुमान। ठीक है जी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जनगणना जो है, याद रखना, इसके इतिहास में क्या क्या साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इतिहास, हिस्ट्री की ओर बात करें मेरे साथियों, तो जनगणना के कई सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। अगर इतिहास में जनगणना के साक्ष्य कहां कहां देखने को मिलते हैं, तो आपने मेरे साथियों कौटिल्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य। तो कौटिल्य ने किसकी रचना की? तो डेफिनेटली मेरे साथियों अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? कौटिल्य के द्वारा की गई। तो उसमें भी जनगणना का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। मुगल काल में मैं आपको बताऊं, आईने अकबरी की बात करूं, है ना, आईने अकबरी की रचना जो है, आईने अकबरी जो रचना है, उसमें भी आपको जनगणना के साक्ष्य देखने को मिले, है ना। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। तो इतिहास में हमें क्या चीज याद रखना है? तो इतिहास में मेरे साथियों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो रचना है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र।
कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है, याद रखना है। मैं क्या कह रहा हूं कि कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है ना। कौटिल्य की रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो इतिहास में आपको मैं बताऊं मेरे साथियों कि कौटिल्य की रचना जो है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसमें आपको मेरे दोस्त जनगणना के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। फिर बोले सर मुगल काल में बात करो। बिल्कुल मेरे दोस्त, मुगल काल में एक रचना है आईने अकबरी। जल्दी से बताएंगे आईने अकबरी किसकी रचना है? मुगल काल में अगर आप ध्यान देंगे तो आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी कमेंट करके मुझे बताते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, अबुल फजल। क्या बात है, किसने जवाब दिया है बच्चे ने? जाटनी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तो याद रखना मेरे साथियों, आईने अकबरी, इसमें भी ना जनगणना के साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। आईने अकबरी, आईने अकबरी, इसमें भी आपको जनगणना के साक्ष्य इतिहास में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आईने अकबरी में भी आपको इसके साक्ष्य देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। दूसरी बात मैंने आपको बताई। अच्छा ये तो ठीक है। ब्रिटिश काल में क्या साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे? तो ब्रिटिश काल में क्या प्रयास किए गए जनगणना को लेकर के? तो अगर ब्रिटिश काल की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो एक व्यक्ति था, है ना, था ही बोलेंगे, हालांकि इनके सामने तो कुछ सम्मानजनक शब्द लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस कदर इन्होंने भारत को लूटा, सोने की चिड़िया, है ना, बिल्कुल खत्म कर दिया मेरे दोस्त। पर फिर भी मैं आपको बताऊं कि इन्होंने सबसे पहला प्रयास जो था, सर्वप्रथम इन्होंने जो प्रयास किया था वो किया था मेरे साथियों 1872 में। 1872 में इन्होंने प्रयास किया था और उस व्यक्ति का नाम था मेयो, है ना। उसे आप लॉर्ड मेयो के नाम से जानते हैं, लॉर्ड मेयो। ये इसने प्रयास किया था और ये प्रयास हालांकि असफल रहा था। असफल आप इसे कह दें, असफल तो नहीं लेकिन फिर भी, है ना, ध्यान रखना अनियमित था। असफल की जगह अगर हम लिखे अनियमित, मतलब रेगुलर नहीं था। जैसे आपका मन होता है ना, कभी कभी आप पढ़ाई कर लेते हैं, फिर कभी मन होता है कि यार चलो आज खेलने चलते हैं, आज उससे मिलने चलते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं, तो वैसा ही कुछ ये अनियमित प्रयास था, इरेगुलर बोलते हैं। फिर मेरे साथियों सवाल, ब्रिटिश काल में मेरे साथियों नियमित प्रयास कब किया गया? तो नियमित जनगणना कब करवाई गई? रेगुलर। तो रेगुलर सेंसस की अगर हम बात करें तो इसके 10 साल बाद, बोले 10 साल बाद, मतलब इसका मतलब है मेरे दोस्त 1881 में नियमित जनगणना करवाई गई, 1881 में। किसके द्वारा? तो इसके सामने भी मुझे लाड लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, रीपन के द्वारा। किसके द्वारा? रीपन द्वारा, रीपन। तो रीपन ने नियमित जनगणना की कोशिश की और हर 10 साल में अब जनगणना जो है वो करवाने लगे। आ गई बात समझ में? हर 10 साल में जनगणना की बात यहां पर आई, है ना, हर 10 साल में जनगणना की बात आई। अगली बात मेरे दोस्त क्या याद रखना है, ये जो 2011 की जनगणना है आपकी, है ना, ये जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जो आपकी जनगणना है, ये जनगणना कैसी जनगणना है? तो याद रखना ये जनगणना, इसके बाद में अगर आप 1881 के बाद में जनगणना का गिनोगे तो आपको कौन सी जनगणना देखने को मिलेगी? ये मेरे दोस्त देश की 15वीं जनगणना है ना। तो 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना है। तो देश की 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना मेरे साथियों ये आपको देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? 1881 से 1891, फिर मेरे साथियों 2001, ठीक है, इसके बाद में 2011, ऐसे करके आपको मिलेगा। सॉरी 1911, 1921, 1931, 1941, ऐसे करके कुल 15वीं जनगणना है ना, 15वीं जनगणना है। आ गई बात समझ में? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देश की 15वीं जनगणना। फिर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? तो मेरे दोस्त ये स्वतंत्र भारत की ना 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं जनगणना, 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ओके, अभी फिलहाल इतना समझे, बाकी तो बहुत सारी बातें इसके बारे में हम समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो देश की 15वीं जनगणना, और अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे साथियों याद रखना है मेरे दोस्त, है ना, ये 7वीं जनगणना है, ऐसा देखा जाए तो। अच्छा, 2011 की जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी।
तो अगला बिंदु लिखेंगे 2011 की जनगणना की शुरुआत। 2011 की जनगणना की शुरुआत 2011 की जनगणना की शुरुआत कब की गई? दो 2011 की जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो मैं आपको बताऊं 1 अप्रैल 2010 को की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 2010 को। तो इसमें लिखेंगे 1 अप्रैल 2010 को। किसके द्वारा की गई थी? अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताते चलूं कि जनगणना आयुक्त और महापंजीयक के द्वारा मेरे साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। तो क्या लिखेंगे? जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर आप इसे कहते हैं, एवं महापंजीयक। ओके, इनके द्वारा मेरे साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। बाकी बात समझ में? अगली बात बोले, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि ये कितने चरणों में की गई थी? ये 2 चरणों में की गई थी, है ना? यहीं पर लिख देता हूं 2011 की जनगणना कितने चरणों में की गई पूरी? तो ये 2 चरणों में पूरी की गई थी। कितने चरणों में इसको पूरा किया गया था? कितने फेज में इसको पूरा किया गया? तो 2 चरणों में इसको पूरा किया गया था। क्या जवाब देंगे मेरे दोस्त? 2 चरणों में इसको पूरा किया गया था। बोले 2 चरणों में? मैंने कहा हाँ जी 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। तो बोले पहला चरण बताओ कब से कब तक था, और पहला चरण जो है इसकी शुरुआत कब से कब तक थी, और इसमें क्या किया गया? तो आइए जरा इसके पहले चरण की मैं बात कर लेता हूं। प्रथम चरण, फर्स्ट फेज की मैं बात करूं, है ना, इसका जो पहला चरण था ना उसकी मैं बात करूं, तो इसके पहले चरण की शुरुआत की गई थी मेरे साथियों अप्रैल अप्रैल 2010 से। यह चला था सितंबर 2010 तक। तो अप्रैल से सितंबर 2010 तक मेरे साथियों यह पहला चरण था। और इसमें क्या किया गया? तो इसमें मकानों की जानकारी ली गई कि कितने मकान है, कच्चे मकान है, पक्के मकान है ना, यह सब किया गया। बताओ घर के अंदर रेडियो है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, यह सब बात की गई मेरे साथियों। ठीक है सर, 2011 की जनगणना। ये क्या करा रहा हूं नंदिनी बहना, मेरी प्यारी बहना, ओ मेरी प्यारी बहना, बेटा देख लो बहना, है ना। तो याद रखना है मेरे दोस्त, इस जनगणना में इस पहले चरण में मेरे साथियों हमने क्या किया? तो पहले चरण में हम मकान सूचीकरण, मकानों के बारे में हमने सूची बनाई। मकान सूचीकरण बोलते हैं, एवं गणना, एवं मकानों की गणना हमने करी कि कौन कौन से मकान हैं, मकान के अंदर क्या है, ऐसे करके। इसमें कुल कितने कॉलम बने थे? ये मैंने भी पिताजी के साथ काम किया इसमें जनगणना में 2011 में। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो इसमें कितने कॉलम थे? तो मेरे साथियों टोटल मिलाकर के 35 कॉलम थे। एक शीट मेरे साथियों, बड़ी बड़ी शीट थी इसके अंदर, बड़ी बड़ी शीट। एक शीट तो मैंने बिगाड़ दी, पिताजी ने खूब मुझे मारा, तो रैप्टे दिए इधर से। बोले तेको पता है तूने क्या किया? मैंने मुझे क्या पता, वो गलती से भरा गई, इसी गलत हो गई। तो शीट लेना बड़ी मुश्किल सी बात थी, है ना। तो 35 कॉलम थे इसके अंदर। इसके अंदर था घर में रेडियो है? नहीं है सर। सामने टीवी चल रही है? घर में टीवी है? नहीं नहीं, मना कर दो, नहीं है। जनगणना का डेटा कितना मतलब सही है कितना गलत है वो तो आप ही जानो। इसका जो दूसरा चरण था, आओ आओ लल्ला, दूसरे चरण की हम बात करें। इसका जो सेकंड फेज था ना, दूसरा चरण, सेकंड फेज, इसका दूसरा चरण जो था ना उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना इसका जो दूसरा चरण था, इसका दूसरा चरण था ना, इसमें क्या किया गया और इसकी शुरुआत कब की गई? तो सबसे पहली बात तो ये लिखो कि इसकी शुरुआत कब की गई। इसका जो दूसरा चरण था वो था मेरे साथियों 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो 9 फरवरी से
9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक। और इसमें क्या किया गया, इसमें लोगों को गिना गया कि बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जनसंख्या की गणना इसमें की गई। क्या की गई, जनसंख्या की गणना। मुखिया कौन है ना, ऐसे सवाल थे इसके अंदर। इसमें सवाल थे मेरे साथियों कि बच्चे कितने हैं, वो आपने रील्स देखी होगी ना, आपकी शादी हो गई, बोले नहीं हुई, कितने बच्चे हैं आपके, दे दो थपाड़े। थपाड़े मतलब रैप्टे बोलते हैं हमारे यहां, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। विक्रम कह रहे हैं अच्छा सर आप भी पिताजी पर गए। अच्छा, इसमें कितने प्रश्न थे, जैसे इसमें कॉलम थे वैसे ही इसमें प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे पता है, दूसरा जो चरण था ना जिसमें जनगणना का अनुमान लगाया गया था, कितने लोग थे, तो मेरे साथियों इसमें 29 क्वेश्चन थे, 29 क्वेश्चन। तो 29 मेरे साथियों क्वेश्चन थे, ये जरूर याद रखना। सवाल आया भी है कि बताओ कितने चरणों में पूरा किया गया। तो ये तो 2 चरण है, लेकिन 2 चरण के बारे में भी हमने डिटेलिंग कर ली कि भैया 2 चरण में भी क्या क्या किया गया। ओके, बताओ भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। बड़े आगे बढ़े, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, विश्व में सबसे पहली जनगणना कहां पर की गई थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि। समय तो लगेगा बेटा, इसमें समय लगेगा। मैं पीडीएफ से भी ला सकता था, पर रुक जाओ थोड़ा, आराम से ओले ओले पढ़ लो जब पढ़ ही रहे हो तो यार, है ना। तो याद ये रखना है मेरे साथियों, क्या बात याद रखना है आपको? आपको अगला बिंदु ये याद रखना है कि विश्व में सबसे पहली जनगणना कहां पर करवाई गई थी? स्वीडन में करवाई गई थी, स्वीडन। तो स्वीडन में कब करवाई गई थी? 1749 में। तो स्वीडन में 1749 में क्यों जाना जाता है ये वर्ष, क्या है इसके बारे में तो याद रखना। इसमें लिखेंगे विश्व में सर्वप्रथम गणना, विश्व की सर्वप्रथम जनगणना, विश्व में प्रथम जनगणना, विश्व में प्रथम जनगणना। विश्व में प्रथम जनगणना जो है वो मेरे दोस्त कब करवाई गई थी? तो याद रखना स्वीडन में करवाई गई थी 1749 में। और फिर से पूछा जाए कि भैया वह कौन सा देश है जिसने नियमित जनगणना जो है, दशकीय जनगणना, हर 10 सालों पर मेरे साथियों जनगणना जो है वो करवाना शुरू किया? तो अमेरिका वो देश है। 1790 में मेरे साथियों अमेरिका ने, है ना, हर 10 सालों में जनगणना करना शुरू किया। तो अमेरिका, और लिखना कोष्टक में 1790, और इसमें क्या लिखेंगे? दशकीय जनगणना शुरू, है ना। क्या लिखेंगे? दशकीय जनगणना, डिकेडियल सेंसस। दशकीय का मतलब क्या होता है? हर 10 साल में जनगणना। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत की, दशकीय जनगणना की शुरुआत की। आज की क्लास में ये एक ऐसे ही कुछ पॉइंट आएंगे, कल लिंगानुपात और सब ये पढ़ेंगे मेरे दोस्त, है ना, याद रखना। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना है 1790 में अमेरिका ने शुरुआत की। अच्छा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये जो जनगणना थी हमारी, इस जनगणना को कराने के लिए कोई अधिनियम बनाया क्या सरकार ने? हाँ बेटा, बनाया। जनगणना अधिनियम 1948 में बनाया गया है। तो याद रखना, यह सवाल इंपॉर्टेंट है कि जनगणना को कराने के लिए कौन सा अधिनियम सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो जनगणना को करवाने के लिए जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया है ना। जनगणना अधिनियम 1948, 1948 बनाया गया। यह अधिनियम बनाया गया था जनगणना को करवाने के लिए। सरकार ने बहुत पहले ही बना दिया था, ऐसा थोड़ी है ना। ये जो 2011 की जनगणना है, इसका नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था, है ना। तो लिखेंगे 2011 की जनगणना का नारा, इसका स्लोगन क्या था? स्लोगन,
स्लोगन बोलते इसको, स्लोगन। तो 2011 की जनगणना का नारा क्या था? मैंने अभी आपको क्या बताया? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना? तो लिखेंगे मेरे दोस्त, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अच्छा, इसके आयुक्त कौन थे? कभी मान लो सवाल पूछ ले कि भैया 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, आयुक्त, कमिश्नर, तो सी चंद्रमौली थे। आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली मेरे साथियों इस समय कौन थे? कमिश्नर थे। आ गई बात समझ में? सी चंद्रमौली कमिश्नर थे। और कितनी जनगणना थी, या इसका शुभंकर क्या था? पहले लिखो शुभंकर। तो प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था? शुभंकर था, शुभंकर, है ना? शुभंकर ये वाक्य था दरअसल। बहुत बढ़िया, शानदार। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, बिल्कुल। एनीवन टेल मी, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स करवा दी? एनीवन कैसे टेल मी कर देंगे? किसी को कमेंट ही नहीं आती इसमें, है ना? सरकारी योजना की मैंने क्लास ले रखी है यूट्यूब पर, आप वो कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे साथियों जनसंख्या कितनी थी टोटल, है ना? कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कुल जनसंख्या की मैं बात करूं, तो जनसंख्या, तो आपको ये याद रखना है कि इस हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग लगभग 121.08 करोड़ थी। तो 121.08 करोड़। और सवाल अगर पूछा जाए कि विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट थी, तो विश्व का 17.5%, 17.5%। तो ये विश्व की 17.5%, है ना? 17.5% आपको याद रखना है। विश्व का लगभग कितना परसेंट था? तो 17.5% जो थी वो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास तो, लाइव क्लास लेने की जरूरत थोड़ी ना, रिकॉर्डिंग ले लो ना, क्या दिक्कत है? जो आपकी क्लासेस हो गई है उसकी रिकॉर्डिंग क्लास आप ले लो, कोई समस्या वाली बात थोड़ी इसमें। और रिकॉर्डिंग ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बढ़े आगे बढ़े। चलो, अच्छा, जनगणना कौन सी सूची का विषय है, यह पूछा जा सकता है कि जनगणना जो है वो कौन सी सूची का विषय है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची का जिक्र आपने सुना होगा, जिसमें एक सूची है समवर्ती सूची, एक सूची है राज्य सूची, एक सूची है मेरे दोस्त आपकी संघ सूची। तो याद रखना, जनगणना जो है, जनगणना ये हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है, कौन सी शेड्यूल के अंतर्गत आती है? बता सकते हैं आप कौन सी शेड्यूल के अंतर्गत आती है ना? या इस जनगणना को कौन करवाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, एक समवर्ती बोल रहा है बच्चा। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, बाकी भी जवाब दें कि किस सूची में शामिल है जनगणना। हाँ जी, कौन सी सूची में है, किसके द्वारा करवाई जाती है? क्या बात है, गृह मंत्रालय द्वारा। बहुत बढ़िया, है ना? जाटनी ने कहा है संघ सूची में, बिल्कुल सही बात है, यह संघ सूची में शामिल है, समवर्ती में नहीं है। देखो 3 सूचियां है, 3 सूचियां है ना,
और उन 3 सूचियों में किस किस का जिक्र है? तो एक राज्य सूची का, एक संघ सूची का, एक समवर्ती सूची का। तो जनगणना मेरे साथियों संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। संविधान की संघ सूची यानी कि सेंटर लिस्ट का, सेंटर लिस्ट का यह सब्जेक्ट है। यानी कि केंद्र सरकार ही जनगणना करवाती, केंद्र सरकार का अधिकार है। धीरे धीरे ही तो पढ़ा रहा हूं, और कितना धीरे पढ़ाऊं दीदी? किसके द्वारा करवाई जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है ना, गृह मंत्रालय द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है? तो याद रखना मेरे दोस्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो जनगणना करवाता है। तो गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है इसको, है ना। तो जनगणना किसके द्वारा करवाया जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। अच्छा, आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है, क्या जनगणना को लेकर के कोई अधिनियम बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया 1948 में, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि जनगणना को लेकर के कोई स्पष्ट रूपरेखा बताई गई है क्या? हमारे संविधान में कोई आर्टिकल ऐसा हो जिसमें जनगणना का जिक्र हो, ऐसा कुछ है क्या? बता सकते हैं आप? बताओ। अगर कोई मेरे साथियों ऐसा कोई आंकड़ा है जिसमें यह बात कही गई हो कि जनगणना का जिक्र हो, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 246, है ना। बहुत बढ़िया। तो याद क्या रखना है? आर्टिकल नंबर 246, इसका संबंध किससे? जनगणना से है। तो लिखेंगे 246। कभी मान लो पूछ ले, आर्टिकल नंबर 246 जो है उसका संबंध है जनगणना से। जनगणना से। चलो भाई, अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो देश के अंदर पहली जनगणना हुई थी मेरे साथियों, उस समय आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यूसी प्लाउडेन थे प्रथम जनगणना आयुक्त। तो लिखेंगे डब्ल्यूसी प्लाउडेन, और इसमें क्या लिखेंगे? प्रथम जनगणना आयुक्त। प्लाडेन भी आप इन्हें कह देते हैं। लिखेंगे प्रथम जनगणना आयुक्त। प्रथम जनगणना आयुक्त। ओके, पहले जनगणना आयुक्त थे। बाकी 2011 की जनगणना के आयुक्त मैं आपको लिखवा चुका हूं, है ना। ये 2011 की जनगणना के आयुक्त थे जिनका नाम क्या था? सी चंद्रमौली था, है ना। तो सी चंद्रमौली, और पहले के कौन थे? तो याद रखना डब्ल्यू सी प्लाउडेन, आप इनका नाम है, ये भी नाम आप याद रखेंगे। ओके, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, उज्जैन में आपका स्टूडियो कहाँ है? महानंदा में? महानंदा में मेरे भाई, महानंदा, है ना, महानंदा नगर में है स्टूडियो। ठीक है ना। चलो इससे आगे की हम बात करते हैं। यहां तक सब ओके हैं? क्लॉस रिकॉर्ड है बेटा, तुम्हारा नाम तो लिख देते तुम यहाँ। चलो आ जाओ। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या है कहां, वो हम बात कर लेते हैं मेरे साथियों। तो आइए जरा, मैं हेडिंग डालता हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखना मेरे साथियों, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की हम बात करें तो आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। राज्यों की बात कर रहे हैं ना हम, तो यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में। अगर हम बात करें इसका मोटा मोटा अंदाज, तो यहां पर कितनी जनसंख्या है, तो 19.98 करोड़ है, लगभग लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। तो याद रखना है, मैं यहां पर लिखता हूं लगभग 20 करोड़। लगभग 20 करोड़ लिखूं या एग्जैक्ट डेटा लिखूं? तो 19.98 करोड़ यहां पर जनसंख्या है। यह भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, अगर यह पूछा जाए, ये आपको लिखना है। यूपी में 19.98 करोड़ लोग रहते हैं और यह भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, अगर परसेंट में आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देना है? तो याद रखना है 16.51%। हम लोग कई बार मजाक में बोलते हैं 16.5% जनसंख्या मेरे साथियों केवल और केवल यूपी में है। तो भारत की लगभग 16.5%, भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का कुल का लगभग 16.51% जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? यूपी में देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। तो दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे महाराष्ट्र। और अगर आप जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनसंख्या कुल कितनी है, तो देखो इसका भी एक मोटा मोटा अंदाज मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो लगभग लगभग 11.23 करोड़ के आसपास है। कितनी है? तो 11.23 करोड़। तो 11.23 करोड़, 11.23 करोड़। और ये भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट आंकड़ा है? तो 9.28% आंकड़ा है। अब आप समझ गए होंगे, बार बार ये पीछे लिखा हम लिख नहीं सकते ना, बार बार टाइम वेस्टेज जाएगा। तो मेरे साथियों ये 9.28% है, 9.28% है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है बिहार। सबसे ज्यादा जनघनत्व भी बिहार में ही है। तो बिहार में मेरे साथियों, बिहार तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आओ जरा, तो बिहार में कितनी जनसंख्या है लगभग लगभग? तो लगभग 10.40 करोड़ है ना, 10.40 करोड़, 10.40 करोड़ मेरे दोस्त। और ये भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा यहां पर? तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग लगभग 8.60 आंकड़ा कितना है? तो 8.60%। ये भारत की टोटल पॉपुलेशन का इतना। ठीक है, ये आपका बिहार हो गया। फिर चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल। बस केवल चार चार ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? तो 9.12 करोड़ है। कितनी है? तो 9.12 करोड़। और यह भारत की जनसंख्या का कुल कितना परसेंटेज है, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? तो याद रखना है 7.54%। तो 7.54%। ये इतना परसेंटेज के मामले में आपको ये याद रखना है। चार आप पर्याप्त है, चार जरूर याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य मैंने आपको यहां पर बता दिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य। ओके, कोई दिक्कत? बढ़े। और अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें, तो मेरे दोस्त याद रखना वो दिल्ली है। तो मैं लिखता हूं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या। यूटी, यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होता है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना है दिल्ली है। दिल्ली है मेरे दोस्त, दिल्ली है सबसे ज्यादा
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में कितने जनसंख्या है? तो 1.67 करोड़। क्या लिखेंगे? 1.67 करोड़। 1.67 करोड़ यहां की जनसंख्या है। ये भारत की जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है? तो लगभग 1.39% है। तो 1.39%। ये भारत की जनसंख्या का लगभग 1.39% है। दूसरा राज्य आता है जम्मू कश्मीर, सॉरी दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। हालांकि जम्मू और कश्मीर जब जनगणना करवाई गई थी तब मेरे साथियों राज्य की श्रेणी में था, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर पुडुचेरी आप लिखेंगे। पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी। तो दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है पुडुचेरी। और पुडुचेरी में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो मात्र 12,47,000। तो 12.47 लाख लिखेंगे। तो 12.47 लाख आप यहां पर लिखें। और ये भारत की जनगणना का कितना परसेंट थी? तो मात्र और मात्र 0.10% थी। 0.10%। ये भारत की टोटल पॉपुलेशन का इतना ही था। आ गई बात समझ में? 2 हो गए। तीसरा लिखेंगे चंडीगढ़। अब आपको याद हो तो ठीक है आंकड़ा, लेकिन मैं तीसरा आपको बता देता हूं। चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेरे साथियों है ना, तो चंडीगढ़ आपको याद रखना है। चंडीगढ़ यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलो बताओ भाई, यहां तक की कहानी ओके है? आप लोगों को समझ में आ रही है मैं जो बता रहा हूं वो चीजें? तो ये तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली बात हमने कर ली, चाहे वह जनसंख्या राज्यों में हो चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश में। इतना तो कम से कम आपको याद रखना है। सर ना मेरी बहन पढ़ती है ना मुझे पढ़ने देती है, इसका क्या करूं? परेशान करती है। इसको कहो पढ़ने दो, अगर कुछ अच्छा करना है जीवन में तो, है ना भाई? कुछ अच्छा करना है तो फिर हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये तो जरूरी है। चलो ये तो सबसे ज्यादा वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या की। ये तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दी, अब मैं बताता हूं सबसे कम जनसंख्या। तो लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या। क्या लिखेंगे? न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या की हम बात कर ले, तो सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें, एक तरफ लिख लेते राज्य, तो थोड़ा सा आसान आपको देखने को मिलेगा ये, है ना? तो न्यूनतम जनसंख्या में मिनिमम पॉपुलेशन की हम बात करें, तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं राज्यों के बारे में कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। राज्य यानी कि स्टेट जहां पर सबसे कम जनसंख्या हो, तो एक तरफ हम राज्य की बात करेंगे और एक तरफ हम बात करेंगे यूटी की। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश की। और इसी को हम लोग बोलते हैं संघ शासित प्रदेश, है ना? तो इसको हम लिखेंगे संघ शासित, शासित, संघ शासित प्रदेश की हम बात करेंगे, जिसको आप लोग यूटी के नाम से जानते हैं। यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज। क्या बोलेंगे? यूनियन टेरिटरीज के नाम से आप इसे जानते हो। तो आइए जरा दोनों के बारे में हम डिटेल कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें, है ना? जो इंपॉर्टेंट है वो तो कम से कम हम देखे ही देखे। तो याद रखना है, अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले
राज्यों की बात करें तो राज्यों में कौन सा राज्य आएगा? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आएगा। सिक्किम सबसे पहला राज्य कौन सा इसमें? सिक्किम है। तो लिखेंगे सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और कितनी जनसंख्या है सिक्किम की? तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, सिक्किम की जो जनसंख्या है वो मात्र 6,10,000 के आसपास ही है, 0.05% है ना। तो याद रखना है 6 लाख मतलब 6.10 लाख, बस ये सिक्किम मेरे साथियों। फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या जो है वो किस राज्य की है? तो सिक्किम से थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या मेरे साथियों आपको किस राज्य की देखने को मिलेगी? मिजोरम की देखने को मिलेगी, मिजोरम की। तो दूसरे नंबर पर मिजोरम है। अब आंकड़ा लिखना बंद कर दो, केवल नाम राज्य के नाम आप याद रखना कि दूसरा जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या जो है वो मिजोरम की मेरे साथियों आपको यहां पर देखने को मिलेगी। किस राज्य की है? मिजोरम राज्य है उसकी है, मिजोरम की। तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश आएगा मेरे साथियों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और चौथे नंबर पर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश के बाद में चौथा लिख लेना, गोवा। गोवा मेरे साथियों। ये 4 राज्य मैंने आपको बताया जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। वैसे ही संघ शासित प्रदेश की मैं बात करूं, सबसे कम जनसंख्या मेरे साथियों लक्षद्वीप में है। तो याद रखना है सबसे कम जनसंख्या न्यूनतम मेरे साथियों लक्षद्वीप में है। कहां पर है? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो दमन एवं दीव में। पहले दमन और दीव और दादरा एवं नागर हवेली अलग अलग थे 2011 की जनगणना में, यह तो बाद में एक किया गया। तो लिखेंगे दमन एवं दीव। दमन एवं दीव। और तीसरा जो है वो है दादरा एवं नागर हवेली। दादरा एवं नागर हवेली। ओके, ये 3 आपको मैंने यहां पर बता दी। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य भी मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश कर ली। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही आसान है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। इसको आप याद कर सकते। गोवा। सर प्लीज गाना सुना दो यार। कहाँ आता अपने को गाना यार? इस मामले में अपन गरीब है भाई, है ना। गाना नहीं आता अपने को, गरीब है अपन, गरीब। गरीब जी, गरीब पैदा हुए, गरीबी में ही मरेंगे। साला गाना ही नहीं आता अपन को, बताओ, है ना। बढ़े आगे, बढ़े बढ़े आगे बढ़े। समझ में आ गई? समिति करा देना, हाँ जी हाँ जी करवा देंगे, है ना। तो ये इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट होगी। अब दशकीय वृद्धि दर की हम बात कर ले कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पर हुई है। एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे, दशकीय वृद्धि दर, है ना। तो लिखेंगे अगला दशकीय वृद्धि दर, डिकेडियल ग्रोथ रेट। दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में कहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, कहां पर कम हुई है, वैसे कम हमें देखना है। तो यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर, इसको बोलते हैं डिकेडियल ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे? डिकेडियल ग्रोथ रेट के नाम से आप इसे जानेंगे। तो दशकीय वृद्धि दर की अगर हम चर्चा करें कि 10 सालों में कहां पर जनसंख्या जो है वो बढ़ी है ना। तो याद रखना दशकीय वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कहां पर रही। इसमें एक तरफ मैं लिखूंगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, है ना। और एक अच्छा, ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर भी हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ना सबसे पहले मैं राज्य की बात कर लेता हूं, राज्य। मैं स्टेट्स की बात कर लेता हूं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मेरे साथियों बढ़ी है।
है ना। तो राज्य की मैं बात करता हूं, एक तरफ राज्य मेरे साथियों सर्वाधिक, है ना। राज्यों में अगर हम बात करें तो एक तरफ हम लोग किस चीज को देख लेंगे, सबसे ज्यादा राज्यों की बात कर लेंगे और सबसे कम मेरे साथियों, और एक तरफ न्यूनतम की हम बात कर लेंगे, मिनिमम। आ गई बात समझ में? दोनों बातें समझ में आ गई ना? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि एक तरफ हम ऐसे राज्यों की बात कर लेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा मेरे साथियों दशकीय वृद्धि दर बड़ी है, और एक तरफ हम लोग बात कर लेंगे मिनिमम की, सर्वाधिक को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेरे साथियों मोस्ट या मैक्सिमम, आप लिखें इसके मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मेरे साथियों एक तरफ देखेंगे और एक तरफ हम लोग मिनिमम के बारे में देखेंगे। ओके, तो आइए जरा दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे खैर, और फिर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो आइए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है वो किस राज्य में हुई। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में देखी गई? तो मेरे दोस्त याद रखना, मेघालय राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है ना। तो मेघालय राज्य। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मेघालय राज्य में कितनी दशकीय वृद्धि दर हुई है, यानी कि 10 सालों में कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो मेरे दोस्त याद रखना है 27.9% की बढ़ोतरी हुई है। तो लगभग लगभग 28% की बढ़ोतरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो 27.9% सबसे ज्यादा वृद्धि यहां पर हुई। इसके बाद इससे थोड़ी सी कम, मेघालय से थोड़ी सी कम किस राज्य में हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई, यहां पर 26% की वृद्धि हुई है। तो लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर कितनी है? तो 26% के आसपास आप इसमें देखेंगे कितना है, 26%। तो 26% आपको यहां पर लिखना है। तीसरा जो राज्य है मेरे साथियों जहां पर अरुणाचल प्रदेश से भी थोड़ी कम वृद्धि हुई, वो राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में लगभग लगभग 25.4% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी। तो लिखेंगे बिहार, और बिहार में मेरे दोस्त 25.4% की ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 25.4%, कहां पर? बिहार में। बिहार से भी अगला राज्य है मेरे साथियों, देखो उस समय तो राज्य ही था जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो 23.6% है, उस समय राज्य था ना। 2011 की जनगणना की हम बात करेंगे ना, तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। और मैंने क्या बताया अभी कि यहां पर कितनी है? तो 24.6%, ये इतनी हुई थी उस समय, है ना। ये सबसे ज्यादा। अब हम बात करते हैं सबसे कम कहां पर हुई, दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों की हम बात करें तो सबसे कम तो नागालैंड में सबसे कम, यह माइनस में गई है। तो याद रखना है नागालैंड में सबसे कम है। नागालैंड में कितनी है? -0.6%। माइनस, आंकड़ा कई में माइनस में है। दूसरे पर केरल आता है, 4.9% वृद्धि हुई मात्र। तो दूसरे पर क्या आता है? केरल, 4.9% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली। आ गई बात समझ में? दूसरे पर क्या नाम आता है? केरल का नाम आता है, केरल। तीसरे पर आप लिखेंगे मेरे साथियों, बहुत बढ़िया शानदार, गोवा लिखेंगे, गोवा 8.2%। 8.2%। और चौथे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश, यहां पर 11% की ही वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश, आंध्र परसेंट बोल रहा हूं, आंध्र प्रदेश। मैंने क्या बताया? लगभग लगभग 11% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली। 11% की ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिली। यह दशकीय वृद्धि दर की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। सर हिंदी पढ़ाया करो प्लीज। मैंने हिंदी कहां पढ़ाया इसमें? हर बात तो हिंदी में लिखी है ना, हर बात हिंदी में लिखी है भाई, इससे ज्यादा हिंदी और क्या बोलूंगा। ठीक है, अब इससे आगे हम कल करें, अब चर्चा है, या केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर ही लें? आ जाओ जरा कर ही लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात। यूटी की बात हम कर लेते हैं, यूटी। यूटी का मतलब तो आप समझते ही है ना, नहीं समझे? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक की मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कहां पर और सबसे कम कहां पर, न्यूनतम। ओके,
तो सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां पर? देखो सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथियों सबसे ज्यादा कहां पर है ना? दश की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां पर? पहले सबसे कम की बात कर लें। चलो सबसे कम की बात कर लेते हैं। सबसे कम दश की वृद्धि दर कहां पर हुई? तो लक्षद्वीप में। कितनी हुई? तो मात्र और मात्र 6.3%। तो लक्षद्वीप, आंकड़ा भले ही याद ना हो चलेगा। दूसरा याद रखना अंडमान एंड निकोबार, ए एंड एन। ए एंड एन का मतलब क्या है? अंडमान और निकोबार मेरे दोस्त। क्या याद रखेंगे? अंडमान और निकोबार, आप इसे याद रखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। अंडमान और निकोबार के नाम से आप इसे जानेंगे। किसके नाम से? अंडमान और निकोबार। तीसरा है चंडीगढ़। तीसरा जो है मेरे साथियों वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है ना। 3 ही पर्याप्त है, 3 ही पर्याप्त है। अब सबसे ज्यादा की हम बात कर ले कि सबसे ज्यादा दश की वृद्धि दर कहां पर हुई? तो दादर एवं नगर हवेली में हुई। कितनी? तो 55.9% हुई। वॉइस तो ठीक है। क्या नाम है? स्वरूप राम। ओके, नाम आ गया आपका, कोई बात नहीं। तो याद रखना है दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली मेरे दोस्त, यहां पर सबसे ज्यादा दश की वृद्धि दर हुई है, दादर एवं नागर हवेली में। दूसरा है दमन और दीव। तीसरा है मेरे साथियों पांडिचेरी। पांडिचेरी आंकड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? तो ये मेरे साथियों आज की इस क्लास का इतना ही पैगाम रखते हैं। बाकी चर्चा अब आपसे कल करेंगे। कल भी मैं क्लास लूंगा, जनगणना का अगला पार्ट कल होगा। लिखवा लिखवा के ही पढ़ाना है, आपने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है। तो ठीक है भाई, इतना आज के लिए पर्याप्त है। बाकी चर्चा आपसे जल्दी ही करूंगा नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल शाम को 6 बजे फिर से आपसे मुलाकात करूंगा नए अंदाज, नई ऊर्जा, नए यकीन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? टापरे बिक जाएंगे, हमारे मालवाम बोलते हैं। क्या बोलते पता है? टापरे बिक जाएंगे। दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक्स। चलो भाई, ये गई दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक्स। ओके, तो टापरे मत बिकवाना, मां कसम, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा जीवन में। इसलिए अच्छे से पढ़ना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, कल मिलते हैं।